हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू सेशन। अभी अगले 15 मिनट में मैं आपके साथ 5 बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करूंगा स्पॉटिंग एरर्स के और फिर इन द ब्लैंक्स के। ये सीरीज जो अभी चल रही है इसमें ये आज सेट नंबर 5 है और हमेशा की तरह 5 क्वेश्चंस हैं, नए, थोड़े टफ, एनालिटिकल, जो आपकी ग्रामर, वोकेबलरी प्लस लॉजिक प्लस कॉमन सेंस सब टेस्ट करेंगे। यू कैन हैव अ लुक एट दीज क्वेश्चंस। This is all about my teaching profile. And the classes that I take on Unacademy on a daily basis. फ्री वाली क्लास भी, पेड वाली क्लास भी, जो आप लोगों को मेरा शेड्यूल पता ही रहता है। So let's kick off the session with the first question. First go through the sentence. पहले इसका आप मीनिंग देखें, कॉन्टेक्स्ट देखें, फिर अगर आपको लगता है कि कोई ग्रामर की मिस्टेक है या कोई वोकेबलरी की एरर है तो अपने हिसाब से अटेम्प्ट करें। I am not desired of leaving my country and settling in a developed country for a better life. सेंस तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे अंदर ये इच्छा नहीं है, मेरे अंदर ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं अपने कंट्री को छोड़ूं और किसी डेवलप कंट्री में जाके रहूं एक बेहतर जिंदगी के लिए। इस सेंटेंस में एरर है एंड द एरर इज इन पार्ट ए। लेट मी जस्ट मार्क इट फर्स्ट। द एरर इज इन पार्ट ए। आपको ये वर्ड चेंज करना पड़ेगा। डिजायर्ड यहां पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, गलत यूज हो रहा है इसका। डिजायरस होगा, डिजायरस ऑफ लिविंग। क्यों? डिजायर एज अ वर्ब अगर आप यूज करते हैं तो एक्टिव वॉइस होगा ना, क्योंकि आई तो डूअर ऑफ द एक्शन है। आई डू नॉट डिजायर होगा, आई डू नॉट डिजायर होता। तो क्योंकि यहाँ पे एम नॉट से स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है तो आपको यहाँ एडजेक्टिव फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। आई एम नॉट डिजायरस ऑफ लिविंग माई कंट्री एंड सेटलिंग इन अ डेवलप्ड कंट्री फॉर अ बेटर लाइफ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। और हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा हो कि अगर एम नॉट लगा है तो हम कंटिन्यूअस टेंस क्यों नहीं बना देते इसका, इसको मेन वर्ब की तरह यूज कर लें कि आई एम नॉट डिजायरिंग फॉर लिविंग माई कंट्री। क्योंकि डिजायर जो है वो उन गिने चुने वर्ब्स की लिस्ट में शामिल है। जब डिजायर वर्ब की तरह काम करता है तो वो उन वर्ब्स की लिस्ट में शामिल है जो कंटिन्यूअस टेंसेस में आते नहीं है। जैसे कि सी, अंडरस्टैंड, आई एम अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक नहीं होता, आई अंडरस्टैंड द टॉपिक होता है। ही इज अपियरिंग हैप्पी नहीं, ही अपियर्स हैप्पी होता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे डिजायर क्योंकि कंटिन्यूअस में नहीं आ सकता तो द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज टू चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच। आप नया वर्ड यहाँ पे लाएंगे जो इसका डेरिवेटिव फॉर्म है डिजायरस, एडजेक्टिव है ये। तो आई एम नॉट डिजायरस ऑफ लिविंग माई कंट्री। बाकी सेंटेंस बिल्कुल सही, देयर इज एब्सोल्युटली नो एरर इन द रिमेनिंग पार्ट। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 2 पे। rather I should be saying question number 2 पे। as Rohit had broken the trust as Rohit had broken the trust of many a colleague, it is colleague. As Rohit had broken the trust of many a colleague, so most of them abandoned him. After all, as you sow, so shall you reap. पहले तो आप इसके मीनिंग पे फोकस करेंगे, इसका मीनिंग निकल क्या रहा है, फिर बाद में ग्रामर के एस्पेक्ट पे आएंगे। क्योंकि रोहित ने बहुत से सहकर्मियों का भरोसा तोड़ा था, इसलिए उनमें से ज्यादातर ने उसको छोड़ दिया, उसको अबेंडन कर दिया। आफ्टर ऑल, आखिरकार, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये तो अपने आप में एक वो है, प्रोवर्ब है, इट्स अ प्रोवर्ब, कहावत।
मेनी ए कॉलीग में कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। और जैसे कि मैंने बोला, इसका अगर मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बताऊं तो इट इज नॉट कलीग, इट इज कॉलीग। इसी तरह इट इज नॉट ग्रुप, इट इज ग्रुप। मतलब कुछ कॉमनली यूज वर्ड्स हैं जिनको हम लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। हाँ इस सेंटेंस में एरर है, एरर बिल्कुल है, एंड दैट एरर इज इन पार्ट बी। इसमें कंजंक्शन का एक रूल अप्लाई हो रहा है, कंजंक्शन की एक मिस्टेक है। वो रूल ये है कि बिकॉज, जो क्योंकि वाला सेंस आता है इंग्लिश में जिन जिन वर्ड से, बिकॉज, एज और सिंस, अगर कोई सेंटेंस बिकॉज एज सिंस से स्टार्ट हुआ, मतलब बिकॉज से या एज से या सिंस से, तो उसके साथ क्या नहीं आ सकता, उसके अगले वाले क्लॉज में, जस्ट अगले वाले स्टेटमेंट में क्या नहीं आ सकता, दैट इज वाई दिस इज वाई, सो, हेंस और देयरफॉर। इन पांचों का मीनिंग क्या है? इन पांचों का मतलब है इसलिए, और इसका मतलब है क्योंकि, इन तीनों का। अब क्योंकि हम लोगों के दिमाग में एक आदत पड़ी, हम लोगों के हिंदी बोलने में एक आदत पड़ी हुई है कि हम लोग क्योंकि के साथ इसलिए लगाते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हो गया। वही आदत हम लोगों की इंग्लिश में आती है, और इंग्लिश की ग्रामर के हिसाब से ये स्ट्रक्चर अपने आप में गलत है। कंजंक्शन टॉपिक में आपको ये रूल पढ़ने को मिलता है। मैंने ये रूल ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस के पेड फोरम में डिस्कस किया भी है, जिसमें मैं चैप्टर वाइज ग्रामर पढ़ाता हूँ। ये कॉम्बिनेशन गलत है। सो टू मेक द सेंटेंस करेक्ट, यू विल हैव टू रिमूव दिस सो, तब वो सही हो जाएगा। सो को आप हटा देंगे। एज रोहित हैड ब्रोकन द ट्रस्ट ऑफ मेनी अ कॉलीग, मेनी अ कॉलीग कहिए चाहे मेनी कॉलीग्स कहिए, मेनी को आप दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो मेनी मेनी कॉलीग्स या मेनी आ कॉलीग। जब मेनी आ या एन आता है तो वो सिंगुलर नाउन आता है, मीनिंग सेंस वही रहता है बहुत से। हाँ, तो ये इसलिए के लिए यहाँ सो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई स्टूडेंट्स को ये लग रहा हो कि फिर यहाँ पे एस के साथ सो कैसे आ रहा है, यही तो बात है कि आधा अधूरा रट्टाफिकेशन कितना खतरनाक होता है, कि आप सिर्फ स्ट्रक्चर को रट लेते हैं, मगअप कर लेते हैं ब्लाइंडली, और ये इस पर ध्यान ही नहीं देते कि उनका मीनिंग क्या निकल रहा है। अरे यहाँ जो एज है इसका मतलब है क्योंकि, और यहाँ पे जो सो है इसका मतलब था इसलिए। तो ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया कंजंक्शन के इस रूल के हिसाब से। लेकिन जो ये आ रहा है, एज यू सो शैल यू रीप, ये तो कहावत है, प्रोवर्ब है, और इसमें एज का मतलब क्योंकि नहीं है, इसमें सो का मतलब इसलिए नहीं है। इसका तो मतलब मैंने आपको बताया ही अभी, कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ एज का मतलब है जैसा, सो का मतलब है वैसा, इसलिए ये ग्रामेटिकली सही है। So the error was in part B. Now let's move on to question number 3. Hurry up for the event, lest you be late, and this will be rather unfortunate. पहले तो आप हमेशा की तरह मीनिंग निकालिए, पहले सेंस निकालिए इसका। जल्दी करो, इवेंट के लिए जल्दी करो। लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो जाए, वरना या कहीं ऐसा ना हो जाए। इवेंट के लिए जल्दी करो वरना कहीं लेट ना हो जाओ, और ये चीज काफी अनफॉर्चुनेट हो जाएगी, काफी दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगी। इस सेंटेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स, मुझे पता है जितनी मैं आप लोगों की साइकोलॉजी समझता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इसमें एरर निकाल देंगे पार्ट बी में, क्योंकि आप लोगों ने आधी अधूरी बात रटी है लोकल बुक से कि लेस के साथ शुड आएगा, लेस के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, और आपको यहाँ शुड दिखाई नहीं दे रहा तो आप एरर निकाल देंगे। जबकि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली
नो एरर इन दिस सेंटेंस, इट्स अ केस ऑफ नो एरर। लेस्ट के बारे में आप एक बात जान लीजिए, वैसे तो लेस्ट के दो अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। ये मैंने कंजंक्शन ही की एरर है, कंजंक्शन ही की ही मतलब एरर तो नहीं, कंजंक्शन का ही पॉइंट है ये। लेस्ट के साथ जो शुड आता है वो ऑप्शनल होता है। आप उस शुड को यूज करें चाहे ना करें, इट इज ऑप्शनल, इट इज नॉट मैंडेटरी। और लेस्ट के साथ नेगेटिव वर्ड रॉन्ग होता है, जैसे कि नॉट, नेवर, नथिंग, नोबडी, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो गलत होते हैं। ये लेस्ट का कौन सा मीनिंग है? वरना या क्योंकि ऐसा ना हो जाए फ्यूचर में, और वही मतलब यहाँ निकल रहा है। वैसे तो लेस्ट का एक मतलब और भी होता है, वो पास्ट के लिए होता है, कहीं ऐसा ना हो गया हो, तो उस पर तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूं अभी। आई एम फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर यूज। तो सही है लेकिन ऑप्शनल है। तो आपने जब शुड को हटाया तो क्या बचा? बी बचा, बी लेट, तो जो कि सही है। लेस यू बी लेट का मतलब ही है लेस यू शुड बी लेट। आप चाहे शुड लगाएं चाहे हटाएं, इट इज इक्वली करेक्ट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। ये भी मार्क कर दें कि ये गलत है। हाँ, वो तो नेगेटिव वर्ड तो खैर आया भी नहीं है इसमें। और हरी अप फॉर द इवेंट, ये इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, जिसमें आप सामने वाले से बात करते हैं, यू से बात करते हैं बिना यू लगाए। अब फिल इन द ब्लैंक्स के एक अच्छे क्वेश्चन पर आते हैं। दे वर वॉचिंग अ मूवी ऑन टीवी एंड द लाइट्स, वो वो टीवी पे एक फिल्म देख रहे थे जब लाइट चली गई। अब तो फ्रेजल वर्ब्स का यूज होगा यहाँ पे, मतलब फ्रेजल वर्ब्स की आपकी नॉलेज टेस्ट होगी कहीं ना कहीं। फ्रेजल वर्ब एक ऐसा एरिया इंग्लिश का जो बहुत परेशान करता है, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है, क्योंकि एक ही वर्ब से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उनको आपको याद ही करना पड़ता है। अच्छा, अब मैं अगर पुट ऑफ कर देता हूं तो गलत हो जाएगा। पुट ऑफ का अलग मतलब होता है। पुट ऑफ के दो मतलब होते हैं जो मेरे अभी दो में दिमाग में आ रहे हैं। दो, एक एक मीनिंग तो पुट ऑफ का होता है किसी को बहुत वो कर देना, इरिटेट कर देना, परेशान कर देना। योर बिहेवियर इज पुटिंग मी ऑफ, योर बिहेवियर हैज पुट मी ऑफ, तो वो तो एक वो हो गया, जैसे कहते हैं पिस्ड ऑफ, स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है। अच्छा, एक पुट ऑफ का मतलब होता है डीले करना, किसी डिसीजन को लेने में, किसी काम को करने में डीले कर देना, पोस्टपोन कर देना, वो होता है। तो वो दोनों ही मीनिंग्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे हैं, दोनों ही मीनिंग्स यहाँ मतलब यहाँ फिट नहीं बैठ रहे हैं। वर्ब पुट ऑफ कर देंगे तब भी वही वाली बात है कि पैसिव वॉइस है लेकिन मीनिंग तो वही रहेगा ना, सेंस तो वही रहेगी, तो वो तो यहाँ फिट नहीं हो रही। कम ऑफ का ये मतलब नहीं होता, कम ऑफ के दो मतलब तो होते ही हैं। एक मतलब होता है टू बिकम सक्सेसफुल, हिज प्लान्स नेवर केम ऑफ, मतलब हिज प्लान्स वर नेवर सक्सेसफुल, दे नेवर मटेरियलाइज्ड। और एक कम ऑफ का मतलब होता है बाहर आ जाना, जैसे किसी कोई बटन आपका टूट गया शर्ट में, द बटन केम ऑफ, तो वो हो सकता है। लेकिन फिर वही बात, कम ऑफ यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। टुक ऑफ तो अलग सेंस में आता है, जैसे कि द एरोप्लेन टुक ऑफ, द रॉकेट टुक ऑफ, जब लॉन्च होता है, उड़ान भरने के लिए यूज भी होता है काफी है। द मिसाइल टुक ऑफ। और लाइट के लिए हो जाएगा वेंट, वेंट ऑफ। गो ऑफ का मतलब यहाँ क्या हो गया? जब लाइट चली गई। जब आप लाइट खुद से बुझाते हैं, मान लीजिए आप लैंप जो है उसको आप बंद कर रहे हैं, तो हो जाएगा टर्न ऑफ, टर्न ऑफ द लाइट्स, टर्न ऑफ द लैंप। लेकिन जब वो खुद से लाइट चली गई, पावर सप्लाई उसका चला गया, तो हो जाएगा वेंट ऑफ। ठीक है, गो ऑफ हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। सिंस द लास्ट फ्यू ईयर्स, सिंस द लास्ट फ्यू ईयर्स I have not watched any movie whatsoever. Since the last few years, I have not watched any movie whatsoever. पहले इसके मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दीजिए, फिर ग्रामर पे आते हैं। पिछले कुछ सालों से मैंने कोई मूवी नहीं देखी है, मैंने कोई मूवी देखी ही नहीं है, मतलब whatsoever तो उसके लिए आ रहा है एक्स्ट्रा एम्फेसिस डालने के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कोई एरर नहीं नजर आएगी, जबकि इसमें एरर है।
एक बार फिर आप लोग सेंटेंस को शुरुआत से लेके एंड तक पढ़ लीजिए। सिंस द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी व्हाटसोएवर। पिछले कुछ सालों से मैंने कोई भी मूवी नहीं देखी, कोई मूवी देखी ही नहीं है बिल्कुल भी। और मैं इसको ऐसे क्यों बोल रहा हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि व्हाटसोएवर लगा है। इट इज बीइंग यूज्ड फॉर एक्स्ट्रा एम्फेसिस। इस सेंटेंस में एरर तो है, और आपको ये भी जानने को मिलेगा कि स्पोकन और रिटन इंग्लिश में आप लोग ये मिस्टेक बहुत करते हैं। और वो मिस्टेक आप लोगों से ये होती है कि आप लोग यहाँ फॉर की जगह सिंस लगाते हैं। आप लोग यहाँ फॉर की जगह सिंस लगा देते हैं। सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा। क्यों? क्या लॉजिक है इसके पीछे? फॉर आता है ड्यूरेशन के लिए। जब आप पास्ट से प्रेजेंट तक का ड्यूरेशन बता रहे हैं किसी एक्शन का, काम होते होते कितना अरसा बीता है, तो फॉर आएगा। और जब आप उस एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, शुरू होने का जो वक्त है, आरंभ होने का जो समय है, तो सिंस आप लगाएंगे। अगर आप कह रहे होते सिंस 2015, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस अक्टूबर, तब तो ठीक था। और फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स अपने आप में ड्यूरेशन बता रहा है, पिछले कुछ साल। फ्यू की जगह अगर वो भी लगा होता 3 ईयर्स 4 ईयर्स, तब भी वही लॉजिक अप्लाई हो रहा होता। तो यहाँ फॉर होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं जिनके दिमाग में एक अलग ही थ्योरी रहती है सिंस और फॉर को लेके। वो गलत थ्योरी रहती है कि सिंस का यूज करेंगे डेफिनेट टाइम के साथ, निश्चित समय के साथ, फॉर का यूज करेंगे इनडेफिनेट टाइम के साथ। ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है। जो है वो मैंने बता दी कि सिंस इज यूज्ड विद द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन एंड फॉर इज यूज्ड विद द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। अगर आप कहते सिंस द लास्ट ईयर तो कहानी अलग होती। सिंस द लास्ट ईयर का मतलब होता कि सिंस 2020। तब आप पर्टिकुलरली लास्ट ईयर की बात कर रहे होते जो पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, यहां तो ड्यूरेशन की बात हो रही है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। कल भी आपको इस तरह का प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, छोटा सा 15 से 20 मिनट का। डेली चल रहा है अभी ये। वैसे तो ऑल्टरनेट में रखता हूँ, लेकिन अभी महीने के स्टार्टिंग में मैं अपलोड नहीं कर पाया था क्वेश्चंस को, इसलिए मैं अभी एट अ स्ट्रेच रोज कर रहा हूँ। इस शेड्यूल को इग्नोर करिए आप लोग, ये बहुत पुराना शेड्यूल है मेरा। माई न्यू शेड्यूल इज दिस वन, जो मैंने आपको भी शुरुआत में दिखाया भी था। 11 AM to 12:30 PM अनअकैडमी प्लस के पेड प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज इंग्लिश पढ़नी है मुझसे, बिल्कुल बेसिक से काफी एडवांस लेवल तक, जिसमें ग्रामर भी हो, उसके प्रैक्टिस सेट्स भी हो टॉपिक वाइज, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन भी हो, वोकेबलरी भी हो, तो आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा SSC कैटेगरी का। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप SSC कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बिकॉज मैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ाता हूँ, नॉट जस्ट SSC। ठीक है, SSC के लिए तो कवर होता ही है, बाकी क्योंकि अब तो वैसे भी बैंकिंग, रेलवेज सब एक ही एग्जाम के थ्रू कंडक्ट होंगे एक साल बाद से, CET के थ्रू, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। और अगर आप CDS की, NDA की, इन सब की भी तैयारी कर रहे हैं, इवन देन द क्लासेस विल बी इक्वली यूजफुल फॉर यू। आपको अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और उसमें आपको आसानी ये हो जाएगी कि आपको सेम फीस में बाकी सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, सेम फीस में। GS भी, रीजनिंग भी, और मैथ्स भी, वो भी टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया पढ़ा रहे हैं इस फोरम पे। आप लाइव क्लास भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यू हैव अ नंबर ऑफ ऑप्शंस। और अगर आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस बैच चाहिए, आपको सब्सक्रिप्शन ना लेना हो, तो फ्री प्रैक्टिस बैच चलता ही है मेरा रोज अनअकैडमी पर, जिसको आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं। 1 से 2 बजे रोज क्लास होती है, 25 क्वेश्चंस होते हैं, बड़े अच्छे लेवल के न्यू क्वेश्चंस होते हैं। और उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद मेरा ये जो कोड है shayan.zedi, ये बस डालना होगा अनलॉक करने के लिए। परचेज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने बता दिया, अगर फ्री क्लास देखनी हो तब भी। यूट्यूब पे तो आपको सब पता ही है। और भी मेरे बहुत से अच्छे वीडियोस पड़े हैं चैनल पे, उनको आप इग्नोर मत करिएगा, उनको जरूर देख लीजिएगा, मिस मत करिएगा, उनको जरूर देखिएगा। वोकेबलरी और ग्रामर के कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। आई ओपनर्स हैं वो, इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। ठीक है, फिर अगर आपने सब्सक्राइब ना किया उस चैनल को तो जरूर कर लें, एंड प्लीज शेयर दीज वीडियोस विद योर नियर एंड डियर वंस। थैंक यू।